welcome to Panesia. Today we are going to discuss current affairs from the first week of May. तो हम मई 2022 के फर्स्ट वीक में से करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज में फर्स्ट न्यूज, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो था वो कंडक्ट हुआ था 2019 से लेके 2021 के बीच में, और इसकी रिपोर्ट जो है वो कुछ पार्ट्स में पहले भी आती गई है। 2020 में भी आई थी, फिर 2021 में भी रिलीज हुई थी। लेकिन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली रिलीज कर दी। मतलब ऑफिशियल जो रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आती है उसकी कॉपी रिलीज की। और ये जो सर्वे है इसके अंदर बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स, विमेन की हेल्थ के लिए, एडोलेसेंट चाइल्ड हेल्थ के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो सारे मेजर किए जाते हैं। और इसमें बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारा डेटा होता है, स्टेट वाइज और ओवरऑल कंट्री का भी। हम आज कुछ पॉइंट्स इसमें से पढ़ने वाले हैं, और आने वाले काफी समय में ये न्यूज में रहेगा, चर्चा में रहेगा, तो इसके और बाकी पॉइंट्स भी हम उसके साथ पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, इस सर्वे से हमें ये पता चला, अब देखिए ये एनएफएचएस करवाता कौन है? ये एनएफएचएस हेल्थ मिनिस्ट्री करवाती है, और हेल्थ मिनिस्ट्री का जो पार्टनर इंस्टीट्यूट है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ये सर्वे करवाती है। पिछली बार ये सर्वे हुआ था 2015-16 के अंदर, और वो था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 4। अभी वाला जो सर्वे है उसको कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5, और ये कंडक्ट हुआ था 2019 से लेके 21 तक। तो हम कंपैरिजन भी करेंगे कि 14-15 में क्या सिचुएशन थी और कंपेयर टू अभी। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि 23% विमेन वर मैरिड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो मतलब ये बताता है कि चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि 18 ईयर्स मिनिमम एज है विमेन की। लेकिन 26.8% जो कि पिछले सर्वे में थी उससे तो कम हुई, तो ये एक अच्छी बात है। तो हमें अच्छी और बुरी बातें दोनों इस न्यूज में या इस सर्वे से मिलेंगी। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल और बिहार, ये दो ऐसे राज्य हैं, इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा अंडर एज मैरिजेस देखी जाती हैं। तो आपने क्या याद रखना है इसमें? वेस्ट बंगाल, बिहार, मोस्ट अंडर एज मैरिजेस। फिर इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हम इसमें काफी चीजें देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जो है वो कितना यूज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज सिर्फ 56% हो रहा है। तो इसका मतलब कि अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स नहीं इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो काफी इंप्रूव हुआ है। कैसे पता चलता है ये? वो ऐसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से 2.0 पे आ गया, यानी पूरे भारत का टीएफआर। अब टीएफआर आप पूछना चाहिए कि क्या होता है? टीएफआर होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमन इफ शी वर टू लिव टू द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स। तकरीबन आप कह सकते हो कि विमेन की चाइल्ड बेयरिंग जो एज होती है वो 15 से लेके 49 ईयर्स तक होती है। जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन अगर इस एज के दौरान आपके कितने बच्चे हो रहे हैं, कितने चिल्ड्रन हो रहे हैं और एन एवरेज, ये कैलकुलेट किया जाए तो उसे कहते हैं टीएफआर या टोटल फर्टिलिटी रेट। अब भारत में टीएफआर 3-3.5 से ज्यादा होता था एक समय पे, लेकिन उसको काफी हद तक नीचे लाया गया है ड्यू टू द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड आल्सो अवेयरनेस क्रिएटेड अमंग द पीपल। तो 2.0 तक वो पहुंच चुका है। अब 2.0 क्या होता है? एक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होती है। एक्चुअली रिप्लेसमेंट लेवल होती है 2.1। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 पति पत्नी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो फिर वो अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं। 2 थे, हम 2, हमारे 2, है ना? तो ये 2 की जगह 2.1 ऐसे एरर के लिए ले लिया जाता है कि अगर कहीं एरर आ गया हेल्थ में, बच्चे की मिसकैरेज हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, उन चीजों के लिए 2.1 को रखा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। यानी कि अगर इससे कम आपका फर्टिलिटी रेट होगा तो धीरे धीरे करके आपकी पॉपुलेशन एक समय जाके पीक कर जाएगी और उसके बाद कम होने लगेगी। भारत में भी ऐसा ही होगा। 2047 तक या 2060 तक ऐसा कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली कि पॉपुलेशन जो है पीक कर जाएगी और उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाएगा। जापान में, यूरोप में ये फेज स्टार्ट हो चुका है। तो इसी वजह से ये एक बात है जो इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाती है। 2.0 पे आपका टीएफआर है, लेकिन अभी भी 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे टीएफआर 2.1 से ज्यादा है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर। इन सभी स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी 2.1 से ज्यादा है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन अभी भी काफी हाई रेट से बढ़ रही है। तो यही डेटा हमें समझना होता है एनएफएचएस जैसे इंस्टीट्यूशंस के सर्वे से। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स यानी कि हॉस्पिटल में जाके बर्थ
होते हैं चिल्ड्रन के, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वो 89% है ओवरऑल इंडिया के लिए। साथ ही साथ स्टंटिंग, स्टंटिंग क्या होता है? 5 साल के बच्चों तक की एवरेज हाइट नाप ली जाती है, और जितनी आइडियली एट 5 years एज जितनी एक आइडियल वेल नरिश चाइल्ड की हाइट होनी चाहिए उससे कंपेयर किया जाता है बच्चों की हाइट को। तो 36% बच्चे भारत में ऐसे हैं, 1/3 से भी ज्यादा, जिनकी उनकी आइडियल हाइट के हिसाब से कम हाइट है, दैट इज स्टंटेड है। तो ये माल न्यूट्रिशन का एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है, और स्टंटिंग का रेट जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है जितना मर्जी ट्राई किया हो अभी तक। तो 38 से 36 बहुत मार्जिनल डिक्रीज है, इसका टारगेट 20-25 तक रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टंटिंग के टारगेट्स हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही में क्लीन कुकिंग फ्यूल, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन अभी भी सिर्फ 59% हाउस होल्ड जो है वो एलपीजी सिलेंडर यानी कि क्लीन कुकिंग फ्यूल पे डिपेंडेंट है। बाकी अभी भी 41% हैं जो ट्रेडिशनल वुड, काउ डंग, ये वाले फ्यूल या चूल्हे इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत होता है और डिजीजेस भी फैलने का खतरा होता है। सैनिटेशन की फैसिलिटी 70% तक पहुंच चुकी है। तो ये सारी चीजें एक देश के लिए जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं वो एनएफएचएस स्टडी करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर स्टडी करता है, लेकिन आज इस करंट अफेयर्स में हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि ओवरलोड इंफॉर्मेशन आपके लिए ना हो जाए। तो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया इंडिया नॉर्डिक समिट में। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि नॉर्डिक का मतलब क्या है और नॉर्डिक क्षेत्र के अंदर, नॉर्डिक रीजन के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है। सबसे पहले देखते हैं कि इस समिट को ऑर्गेनाइज कहां पे किया हुआ था। कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की कैपिटल है। नॉर्डिक कंट्रीज ने भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबरशिप को सपोर्ट किया, और मेंबरशिप मतलब परमानेंट मेंबरशिप, और कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए। लेकिन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं, किन कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो मैं आपको बता दूं 5 कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। वेस्ट से शुरू करते हैं, आइसलैंड फर्स्ट कंट्री, देन नॉर्वे सेकंड कंट्री, डेनमार्क थर्ड कंट्री, स्वीडन फोर्थ कंट्री एंड फिनलैंड फिफ्थ कंट्री। ये 5 देश जो हैं इनको नॉर्डिक देश बोला जाता है। नॉर्वेजियन सी के आसपास होने की वजह से नॉर्डिक कंट्रीज इनको कहा जाता है। सो आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, दीज आर योर नॉर्डिक कंट्रीज। तो इस नॉर्डिक समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 नॉर्डिक कंट्रीज के हेड से मिले। सो हमको 5 नॉर्डिक कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम भी याद करने हैं, क्योंकि ये न्यूज में रहे हैं और आपके 1 वर्ड में आ सकते हैं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर का नाम है मेट फ्रेडरिक्सन। पहले हम फीमेल याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 फीमेल हैं। स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर का नाम है मैग्डेला एंडरसन। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम है सैना मरीन, और ये किसी भी कंट्री की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, 33 इयर्स की हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और कैटरीन जेकब्स डॉटर, माय अपॉलॉजीज बट आप ऐसे याद रख लो कि कैटरीन जेकब्स डॉटर जो है वो आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। और नॉर्वे के एकमात्र जो पुरुष प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जोनस गाहर स्टोर। अब ये आपने लिस्ट याद कर लेनी है 5 की। रीजन कि आपसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। मेट फ्रेडरिक्सन डेनमार्क, जॉन गाटर स्टोर नॉर्वे, मैग्डेला एंडरसन स्वीडन, सैना मारीन फिनलैंड और कैटरीन जेकब्स डॉटर आइसलैंड। तो ये 5 नॉर्डिक कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि समिट हुई थी भाई, तो समिट न्यूज में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसरो का नया मिशन देखते हैं, नई न्यूज। 2024 में ऐसा इसरो ने कहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, कि वो वीनस पे एक मिशन लॉन्च करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीनस कौन से नंबर पे आता है सन से, अगर हम प्लैनेट्स गिनते हैं। सो यू हैव टू टेल मी दैट। इसरो एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा जो वीनस को ऑर्बिट करेगा और उसकी सरफेस, उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इसरो के चेयरपर्सन का नाम है श्री एस सोमनाथ, और इन्होंने ये अनाउंसमेंट रिसेंटली की। इसरो ने यह कहा है कि यह मिशन 2024 के दिसंबर तक लॉन्च हो सकता है, और 1 साल इसको लगेगा ऑर्बिट में जाने के लिए, यानी वीनस की ऑर्बिट को पकड़ने के लिए 1 साल लग जाएगा। ऑर्बिटल मैन्यूवर्स क्या होता है? मेनली जो उसके प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं रॉकेट के, उससे आप डायरेक्शन चेंज करके उसको किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की ऑर्बिट में डालते हो। जैसे हमने मंगलयान को मार्स की ऑर्बिट में डाला था वैसे। तो इसके साथ साथ
2025 में ऐसा क्यों किया जा रहा है कि 2024 में ही हो? क्योंकि अर्थ और वीनस के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और ये साइकिल रिपीट होती है, यानी हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अर्थ और वीनस बहुत पास आ जाते हैं। इसीलिए ये पैसे बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर ऐसा 2025 तक ना कर पाते तो नेक्स्ट विंडो जो अवेलेबल होती है वो 2031 में होती है, यानी 6 साल के बाद। इसलिए ये मिशन बहुत ही ज्यादा टाइम बाउंड है और होपफुली इंडिया इस मिशन को 2024 में लॉन्च कर पाएगा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आरबीआई की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि उन्होंने पॉलिसी रेट्स में चेंज किया है। पॉलिसी रेट्स यानी कि रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म में पैसे बोरो करते हैं। अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और जानना है डिटेल में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा हमारे चैनल की ही एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। एनीवेज, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शेड्यूल नहीं थी, लेकिन तब भी मीटिंग करवाई गई। वहां पे सीआरआर और रेपो रेट यानी कैश रिजर्व रेशियो और रेपो रेट दोनों को इंक्रीज करने की अनाउंसमेंट की गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वजह से है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो भारत में, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, और जब महंगाई होती है तो पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज किया जाता है। वो कैसे, क्यों, ये आप हमारी उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा रेपो रेट इंक्रीज होगा और कैश रिजर्व रेशियो भी इंक्रीज किया जाएगा। तो पॉलिसी रेपो रेट पहले 4% था, उसको 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया गया है, 40 बीपीएस यानी कि 4.4%। और कैश रिजर्व रेशियो भी 4% था, उसको 50 बीपीएस पॉइंट्स बढ़ाया गया है, यानी 4.5% कर दिया गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब होता है कि जब बैंक के पास आरबीआई को देने के लिए कोलैटरल नहीं होता है, तो कोलैटरल के बिना शॉर्ट टर्म में अगर पैसे चाहिए होते हैं तो ये पेनल्टी लगती है उसके ऊपर। तो 4.4 से ज्यादा पेनल्टी है ना, 0.25% पेनल्टी लग गई, उतने इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये 18% ही रहेगा। ये नंबर्स, ये डिजिट्स आपने याद रखने हैं अगर आपने किसी भी एग्जाम के लिए बैठना है जीके में। दूसरी चीज, इनके बारे में डिटेल जाननी है, अगेन डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसे देखिए। एक खुशखबरी कहीं सरकार के लिए, हमारे लिए पता नहीं, लेकिन सरकार के लिए जरूर है कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कलेक्शन ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कायम किया। अप्रैल 2022 में जीएसटी का जो रेवेन्यू सरकार के पास आया वो 1.68 लाख करोड़ आया, जो आज तक कभी नहीं गया था 1.5 लाख करोड़ के पार। और जीएसटी रेवेन्यू का जो टोटल कलेक्शन 2022-23 में हुआ है वो है ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमें पता है कि 2017 अप्रैल से इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए संविधान में चेंज करना पड़ा था, दैट इज द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जीएसटी कलेक्शन के इंक्रीज होने के कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक कि अप्रैल है तो क्लोजिंग होती है, तो सारे फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज करते हैं, सारे अपने टैक्स भर देते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई होने की वजह से भी ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन की वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी है, ऐसा जरूर है। तो इस वजह से जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना एक अच्छा इंडिकेटर बन जाता है। ये हमारी नेशनल न्यूज खत्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज यानी अंतरराष्ट्रीय न्यूज की तरफ। इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत की ही न्यूज है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI इसको संबोधित किया था, इसको एड्रेस किया था, और यहां पे कई सारे देशों के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हेड्स यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, घाना एंड मेडागास्कर, दीज कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड देयर हेड्स स्पोक इन दिस मीटिंग। तो ये CDRI के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मैं बता दूं कि ये CDRI ये भारत की इनिशिएटिव है, इंडिया की इनिशिएटिव है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CDRI का फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। ये भारत ने यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट में लॉन्च की थी इन द ईयर 2019। तो पिछले 1-2 साल से इसमें काम ज्यादा नहीं हो पाया है क्योंकि कोविड पैंडेमिक था, बट अब ये दोबारा स्पीड पकड़ रहा है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि नेचुरल डिजास्टर्स या मैन मेड डिजास्टर्स जिनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको ध्यान में रखते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीच पे हाउसेस बना रहे हो तो फिर आपको साइक्लोन, फ्लड, सुनामी के अगेंस्ट
मेजर्स लेने पड़ेंगे, वही है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कोलिशन के कई सारे पार्टनर्स थे, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई थी इसको बड़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यूएनडीपी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर अलायंस जो डिजास्टर रेजिलिएंट के लिए बना है, और कोलिशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट। तो आपको याद नहीं रखने, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भारत के एक इनिशिएटिव के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 9 मई को रशिया में विक्ट्री डे मनाया जाता है और इसकी जो सेलिब्रेशन होती है वो बहुत धूमधाम से होती है। ये आप देख सकते हैं, पुतिन साहब बहुत ही इमोशनल तरीके से इन परेड को देख रहे हैं। रीजन क्या है इसको सेलिब्रेट करने का? 8 मई की शाम को 1945 के अंदर जर्मन सेना ने रशियन फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था, और ये जो सरेंडर है ये सेकेंड विश्व युद्ध के एंड का स्टार्ट था। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड दैट इज वाई इट इज सेलिब्रेटेड इन रशिया। तो 9 मई जो है उसको पब्लिक हॉलिडे की तरह मनाया जाता है रशिया के अंदर, और सेलिब्रेशन में हर साल पुतिन आके कोई ना कोई स्पीच देते हैं। बहुत ही स्पीच उनकी देखी जाती है विश्व भर में, ताकि पता चले उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल तो पता नहीं चलता है, सडनली कुछ भी कर देते हैं। तो इस वजह से ये 9 मई की जो इवेंट है जिसको विक्ट्री डे मनाया जाता है, और रीजन उसका मैंने आपको बता दिया है, ये न्यूज में रहा। और बेसिकली ये रशिया और ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसका कारण ये कि आपने जर्मनी की नाजी फोर्सेस हिटलर के अंडर जो काम कर रही थी उनको हराया था, एक तरह से सरेंडर किया था। ऑल्दो उसमें उस वक्त अमेरिका और रशिया या यूएसएसआर दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, बट अब नहीं। डिफेंस की क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी को चेक रखना, इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर जैसे इलीगल फिशिंग हो गई, इलीगल माइनिंग हो गई, उसके ऊपर चेक रखना, या पायरेसी के ऊपर चेक रखना। तो ये कोस्ट गार्ड जो है ये कोस्टल टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब अप टू 12 नॉटिकल माइल, मतलब अप टू 24 नॉटिकल माइल हमारी कोस्ट लाइन से जितना एरिया होता है ना, वहां पे ये लोग सर्वेक्षण करते हैं। अब कोस्ट गार्ड ने अपना एयर स्क्वाड्रन बनाया है। स्क्वाड्रन मतलब ग्रुप, एक फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, और उस स्क्वाड्रन के अंदर ऐड किया है ALH Mark 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर Mark 3, जिसको ध्रुव भी कहा जाता है। ये जो सेकंड स्क्वाड्रन है इसके अंदर ध्रुव हेलीकॉप्टर को ऐड किया गया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंजन्स हैं, फुल ग्लास कॉकपिट बनी हुई है, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम है। तो एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन इंडिजीनियस डेवलप्ड है। और डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिजीनियस डेवलपमेंट को इंक्रीज करना ये भारत का सबसे बड़ा टारगेट है इस वक्त, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना अब आगे फ्यूचर के लिए सेफ नहीं है। इस वजह से ये बहुत बड़ी न्यूज बन गई है। और ALH Mark 3 यानी कि ध्रुव जो है उसको ऐड किया गया है किसके पास, किसकी स्क्वाड्रन में, याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको 2 हफ्ते पहले मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप के बारे में बताया था जो पेट्रोल वेसल थी। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। अगली खबर है, फ्रेंच कंपनी ने P75I इंडिया प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया है। अब ये P75I प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, आपको पता है, रिसेंटली विजिट हुई थी, और उस विजिट के जस्ट पहले एक खबर ये आई कि P75I जो प्रोजेक्ट इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, वहां से फ्रांस की एक कंपनी ने बिड करने से मना कर दिया है। ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट है इंडिजीनियस सबमरीन डेवलपमेंट का। तो भारत में पनडुब्बियां बनाना, सबमरीन बनाना, इंडिजीनियस मतलब इंडिया में बनाई जाएंगी विद विदेशी पार्टनर्स या फॉरेन पार्टनर्स के साथ। तो ऐसा बोला जाता था कि फॉरेन से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बिड आएंगी, इंडिया में जो इंडिया की कंपनीज है जैसे माजगांव डॉक लिमिटेड या L&T, ये सारी कंपनीज उनके साथ कोलैबोरेट करेंगी और इंडिया में सबमरीन बनाएंगी। लेकिन इसके लिए फ्रांस की कंपनी ने मना कर दिया, और उन्होंने कहा था कि हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि हम फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को शो नहीं कर सकते, उसको हम ट्रायल करके नहीं दिखा सकते। अब भारत को ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्यों चाहिए?
जो नॉर्मल सबमरीन्स होती हैं डीजल के ऊपर चलती हैं, उन्हीं सबमरीन्स की बात कर रहा हूं। इन सबमरीन्स को कुछ समय में सरफेस के ऊपर आना पड़ता है ताकि वो उसकी रिफ्यूलिंग कर सके और साथ ही साथ जो इंजन है उसको मेंटेन कर सके। लेकिन अगर हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा देंगे ना, तो हमारे सबमरीन्स को बहुत कम बार ऊपर सरफेस पे आना पड़ेगा। और उसका फायदा क्या होगा कि सबमरीन्स को दूसरे दुश्मन के नेवी ट्रैक नहीं कर पाएगी, नेवी या रेडार सिस्टम्स ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया को अगर अपनी नेवल पावर बढ़ानी है तो उनको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ये सिस्टम डीआरडीओ भी बना रहा है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी तक वो काम करने के योग्य नहीं बना है। इट इज नॉट इंप्लीमेंटेबल एज ऑफ नाउ। तो इसीलिए ये पार्टनरशिप करना चाहते थे फॉरेन कंट्रीज के साथ, लेकिन फ्रांस की कंपनी ने मना कर दिया। खैर, हमें यहां क्या रखना है याद, 2 प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के चल रहे हैं जो 30 साल का रोड मैप लेके चले थे, एक P75 और एक P75I। जो P75 प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर 6 सबमरीन बनाई गई हैं और पिछले 2-3 सालों में आपने इसको न्यूज में बहुत देखा होगा। इन सबमरीन्स को कहा जाता है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, और इनमें से कई सबमरीन जो हैं वो कमीशन भी हो चुकी हैं इंडियन नेवी के पास। तो कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वक्शीर, ये 6 सबमरीन्स बनाई गई थी अंडर द प्रोजेक्ट P75। लेकिन ये कंप्लीटली इंडिया के अंदर नहीं बनाई गई, मतलब इसमें जो इक्विपमेंट लगाया वो फॉरेन इक्विपमेंट लगाया। अब नेक्स्ट जो P75 आने वाला था उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगने वाला था, इनमें नहीं लगाया वो AIP। तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट लेवल के लिए हम जो प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें थोड़ा सा रोड ब्लॉक आया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रोजेक्ट ना चले। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज पे। स्पोर्ट्स की न्यूज से बहुत सारी न्यूज आई है, लेकिन एक बुरी खबर भारतीय एथलेटिक्स के लिए ये कि इंडिया को ओलंपिक्स 2020 में रिप्रेजेंट करने वाली डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर का टेस्ट किया गया और उसमें उनको गिल्टी पाया गया एक बैंड सब्सटेंस कंज्यूम करने का, जिस सब्सटेंस का नाम है स्टेनोजोलोल। और स्टेनोजोलोल जो है उसको जॉनसन ड्रग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जॉनसन ड्रग? क्योंकि 1988 के सियोल ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल विजेता, 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल विजेता बेन जॉनसन, इनसे इनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया था क्योंकि इनके बॉडी में भी ये स्टेनोजोलोल बैंड स्टेरॉइड पाया गया था। खैर, कमलप्रीत कौर का कहना है कि ये जो ड्रग टेस्ट है वो गलत है और उन्होंने कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं लिया है, तो आगे जाके इसके ऊपर अपील की जा सकती है। बट अगर वो अपील नहीं करती हैं और उनको पनिशमेंट मिलती है तो वो 4 से 5 साल तक सस्पेंड कर दी जा सकती है। एंड शी वॉज अ डेफिनेट मेडल प्रोस्पेक्ट फॉर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनका पक्का ही मेडल था कि आना ही आना है। तो इसलिए भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को झटका लगा है। दूसरा झटका ये कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भारत में कई सारे एथलीट जो है डोपिंग करते हुए पाए गए हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के तहत भारत तीसरे नंबर पे आता है व्हेन वी काउंट मोस्ट नंबर ऑफ एथलीट्स हु हैव फेल्ड डोप टेस्ट। तो रशिया और इटली के बाद भारत में 152 केसेस ऐसे हैं जो एक साल में पाए गए हैं, जो कि चिंताजनक विषय है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट एक अच्छी खबर पे चलते हैं कि फाइनली बेंगलुरु के अंदर कंटीरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया और कोविड की वजह से ये पिछले साल नहीं हो पाया था, तो इसलिए 2021 ही इनको कहेंगे, यहां पे 22 नहीं 21 आएगा। तो जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इसके अंदर विद 20 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो जैन यूनिवर्सिटी हैज वन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल टैली, जिनके 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। और सेकेंड नंबर पे आई है आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की, और पंजाब की ही पंजाब यूनिवर्सिटी आई है 15 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे पायदान पे। तो 3 यूनिवर्सिटीज, जैन यूनिवर्सिटीज, LPU और PU, तो पंजाब की 2 यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पे हमें एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को अगर हाईलाइट करना है तो उनका नाम है शिव श्रीधर। शिव श्रीधर एक स्विमर हैं और उनको 11 गोल्ड मेडल मिले हैं यूनिवर्सिटी गेम्स में। इस यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में क्या जानना है कि ये कहां आयोजित की गई थी? बेंगलोर में। इनके मैस्कट का नाम है वीरा, ये एलिफेंट है जो इसके मैस्कट है जिनका नाम है वीरा। तो ये आपने याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। नेक्स्ट स्नूकर की तरफ चलते हैं। स्नूकर एक नॉट वेरी वेल फॉलोड गेम है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो स्नूकर की लेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाले इंग्लिश खिलाड़ी रॉनी ओसुलिवन,
जो 46 साल की उम्र में 46 इयर्स ऑफ एज में ओल्डेस्ट विनर ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप बन के उभरे हैं, ये न्यूज में रहे। और ऐसा नहीं है कि इनकी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये इससे पहले 6 बार जीत चुके थे, तो 7वीं बार ये स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं। संतोष ट्रॉफी जो भारतीय फुटबॉल का एक इंटरस्टेट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, उसमें केरला ने बाजी मार ली है। केरला ने वेस्ट बंगाल को 5-4 पेनल्टी शूटआउट में हरा के संतोष ट्रॉफी जीत ली है। अगर आपको याद होगा कि मैंने 2 हफ्ते पहले के करंट अफेयर्स में आपको आईएसएल या इंडियन सुपर लीग के विजेता के बारे में भी बताया था। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए हु हैड वन दैट, क्योंकि ये भी आपके जीके में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, रियल मैड्रिड 35वीं बार 35th टाइम स्पेन का लीग टाइटल जीते हैं, जो वहां की फुटबॉल लीग होती है जिसको ला लीगा कहते हैं। तो 35th टाइम ऐसा हुआ है कि रियल मैड्रिड ने जीता हो ला लीगा, और यहां पे 4-0 से स्पेनियल को हरा के इन्होंने ये ट्रॉफी जीती, और पिछले 3 सीजन में दूसरी बार जीती, क्योंकि 2020 में भी ये जीते थे, 2022 में भी ये जीते। नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते, और वो थी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो आपने क्या याद रखना होता है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। FAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है। तो इस न्यूज की सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये पब्लिश कौन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ऐसा इसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज कही है या नहीं कही? तो बिल्कुल जी कही है। इसने कहा कि विश्व भर में 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट का लॉस हुआ है पिछले 30 साल में। दैट मीन्स टोटल फॉरेस्ट कवर का 10% एरिया डिफॉरेस्टेशन के हत्थे चढ़ गया। डिफॉरेस्टेशन उतनी हो गई। टोटल फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड का है 4 बिलियन हेक्टेयर के करीब, और 420 मिलियन हेक्टेयर यानी 10% जो है वो 30 साल के अंदर बर्बाद हो गया है। ऐसा यह भी कहा जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा कि जो नए डिजीजेस आए हैं 1960 से, और जिनको जूनोटिक डिजीजेस बोला जाता है क्योंकि उनका ओरिजिन एनिमल्स से आता है, खासकर वाइल्ड एनिमल्स से, 30% जो नए डिजीज हैं, नई बीमारियां हैं, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से आई हैं, क्योंकि आप एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो उनके और ह्यूमंस के बीच में अनवांटेड इंटरेक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये डिजीज क्रॉस ओवर कर जा रहे हैं। इंडिया और चाइना की बात करें तो ऐसा बोला जाता है, देखो चाइना तो इमर्ज क्या अभी से ही जूनोटिक डिजीज का हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपको पिछले 2 साल में प्रॉब्लम दिखी है वो सोर्स तो चाइना ही है। तो चाइना के साथ साथ इंडिया को भी ऐसा कहा गया है कि अगर ये डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलता गया तो जूनोटिक डिजीजेस यानी कि एनिमल से सोर्स जो डिजीजेस हैं वो भारत में भी देखने को मिल सकते हैं, और भारत एक हॉटस्पॉट बन सकता है। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। अगेन क्या याद रखना है हमने कि कौन ये रिपोर्ट रिलीज करता है? ये रिपोर्ट रिलीज करता है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, या जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसने अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला कि ये देखने के लिए कि मीडिया की फ्रीडम कितनी है, किस कंट्री में है और किस में कम है। भारत की रैंक इसमें बहुत नीचे है, 150। लास्ट ईयर के मुकाबले 8 पायदान नीचे गई है, 142 से लेके 150। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया में चलो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो तो संविधान में है, लेकिन इतना भी बुरा हाल नहीं है जितना ये रिपोर्ट दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें रशिया जो है वो 155 पोजीशन पे है और चाइना 175 पे है, लेकिन कुछ देश जैसे कि वेस्टर्न एशिया के देश, अफगानिस्तान वगैरह, ये इंडिया से ऊपर है। तो अगर ये इंडिया से ऊपर है तो फिर इंडिया को डिक्लेयर कर दीजिए कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। 150 रैंक जितना तो नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा जरूर है कि कई सारे जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको कई बार केसेस में अरेस्ट कर लिया जाता है, ऐसे कोई नो डिनाइंग द फैक्ट, बट 140-150 रैंक तो है, बहुत लो है। खैर, इस रैंक में सबसे ऊपर कौन है? इस रैंक में सबसे ऊपर नॉर्वे है। देखिए, जो हमने नॉर्डिक कंट्रीज पढ़ी थी, याद है स्टार्टिंग में, वो अक्सर सारे इंडिसेस के टॉप पे होती है। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यू रिमेंबर दीज आर ऑल नॉर्डिक कंट्रीज। तो ये सबसे ऊपर है। और सबसे गई गुजरी जो गड्ढे में देश गए हुए हैं, म्यांमार, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया का सबसे कम रैंक है, ठीक है। तो दीज आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। तो इंडिया नीचे ही है इस पायदान में। तो 150 नंबर मींस वेरी लेस, दैट यू हैव टू रिमेंबर। एक और प्राइज याद करते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज। 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया सिंथिया रोजेंसवीक को।
नाम याद रखना है, सिंथिया रोजेंसवीग। ये नासा की हेड ऑफ क्लाइमेट इंपैक्ट ग्रुप है और इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने रिसर्च की जिससे ये साबित किया गया, जो हमें पता है अब काफी कंक्लूसिवली, कि क्लाइमेट चेंज का फूड सिस्टम्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर यील्ड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से फूड सिस्टम्स के ऊपर शॉर्टेज भी आ सकती है। इन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दे दिया गया। अब हमने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है भाई, एक कि ये वर्ल्ड फूड प्राइज कहां से आया। ये वर्ल्ड फूड प्राइज इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, जो एक नोबेल प्राइज रिसिपिएंट है। और नॉर्मन बोरलॉग का आपको याद होगा कि इनका भारत के साथ एक कनेक्शन है। क्या कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसको भारत की सरकार ने बुलाया था जब उनको ग्रीन रेवोल्यूशन में मदद चाहिए थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक और कनेक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ क्या आता है, ये प्राइज जब बना था तो इसको सबसे पहले रिसिपिएंट या इसको सबसे पहले किसे नवाजा गया था, श्री MS स्वामीनाथन जी को, जो एक भारत के वेल रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है जिनका ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड फूड प्राइज, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट, इट वाज श्री MS स्वामीनाथन। तो ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट रिसिपिएंट का नाम याद रखना है, सिंथिया रोजेनविंग। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने याद रखनी है। एक, भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सबसे हाईएस्ट रैंक सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं। आमतौर पे IFS ऑफिसर्स को ही फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जाता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ बनाया जाता है। सीनियर IFS ऑफिसर विनय मोहन कवात्रा जी, इनको भारत का फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है एंड ही रिप्लेसेस श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। कवात्रा जी इससे पहले नेपाल के सर्विंग एम्बेसडर थे, मतलब प्रीवियसली जस्ट बिफोर ही वाज अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी, ही वाज द सर्विंग एज इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल। 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, IFS ऑफिसर है। तो ये विनय मोहन कवात्रा जी न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। सेकंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दो नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, एक जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड दूसरे जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला। सुधांशु धुलिया, जमशेद पारदीवाला, बुरजोर नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, जमशेद पारदीवाला जी, जस्टिस जमशेद पारदीवाला, ऐसे याद रख लो आप। ठीक है, सुधांशु धुलिया साहब जो हैं वो है तो उत्तराखंड के, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट थे। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। दूसरा, जस्टिस जमशेद पारदीवाला जो हैं उनको अपॉइंट किया गया एंड ही इज द फोर्थ पारसी टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनकी जो हाई कोर्ट थी, यानी ये कौन से हाई कोर्ट से आए हैं, ये आए हैं गुजरात के हाई कोर्ट से, और इनके पिताजी भी बहुत बड़े लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं प्रीवियसली। तो आप जनरली जो ये लॉयर्स की फैमिलीज होती हैं, इनके वेल रिप्यूटेड फैमिली से आते हैं जनरली। तो ये जो पारदीवाला साहब है ना, ये आगे जाके भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं, क्योंकि सीनियरिटी में जब ये पहुंच जाएंगे एक लेवल तक तो फिर इनके पास चांस, मौका बन सकता है। कैसे पता चलता है हमको, वो इसलिए क्योंकि क्राइटेरिया क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का, एक कि आप सीनियर मोस्ट जज हो, और दूसरा कि आप 65 ईयर्स क्रॉस ना कर जाएं, क्योंकि 65 ईयर्स अगर आप क्रॉस कर दोगे फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने रह सकते, वो अल्टीमेट कट ऑफ एज है। इसलिए कहा जाता है कि पारदीवाला जी जज बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो इस करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी कुछ न्यूज जो मैंने कवर नहीं किए हैं वो आप अटैच्ड PDF के अंदर पढ़ सकते हैं। I really hope you like this class and if you want to continue with this, please subscribe our YouTube channel और हमें कांटेक्ट करें हमारी email IDs और नंबर्स पे। थैंक यू।